हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम इमैनुएल डर्कहाइम का सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। आई एम नेहा कश्यप। आई एम एमफिल यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन सोशोलॉजी एंड ऑल्सो परसुइंग PhD इन सोशोलॉजी। सो गाइस, देखते हैं आज हम इमैनुएल डर्कहाइम का पार्ट 1 गाइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले मैंने पार्ट 1 पर वीडियो बना दी है आप सभी के लिए। उसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक अबाउट डर्कहाइम उसमें बताया है। एंड आज से हम थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं। सो देखेंगे गाइस कि बहुत सारी थ्योरीज दी हैं जिनमें से हम एक थ्योरी आज पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, जो इमैनुएल डर्कहाइम है वो हमारे MA UGC नेट UPPGT UPHGS एग्ज़ाम्स इन सोशोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस वीडियोज़ के मिलते रहेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इमैनुएल डर्कहाइम हैं वो हमारे फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं एंड सिंथेटिक स्कूल या फिर समन्वयात्मक संप्रदाय से वो बिलोंग करते हैं। सो गाइस, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं सोशोलॉजी में। सो मैं एक बार आपको वो सब बता देती हूँ कौन कौन सी थ्योरीज इन्होंने दी हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी या फिर समाज में श्रम विभाजन, सोशल सॉलिडेरिटी या फिर सामाजिक सुदृढ़ता एवं एकता, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात इन्होंने कही है, यांत्रिक एवं सावयविक एकता, लॉ ऑफ सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी के इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ लॉ बताए हैं जिसमें कि आपके रेप्रेसिव दमनकारी या रेस्टिट्यूटिव प्रतिकारी कानून आते हैं। सो नेक्स्ट थियरी इन्होंने दी है सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य। फिर इन्होंने क्राइम को नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल में माना है। इनकी नेक्स्ट थियरी आपकी सुसाइड आती है या फिर आत्महत्या। रिलीजन पर इन्होंने एक अपना बहुत अच्छा थियरी दिया है, ट्राइब से रिलेटेड। वहाँ पे ट्राइब में जाके इन्होंने अरुंटा ट्राइब जो है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा ट्राइब पर जाकर इन्होंने रिलीजन का अध्ययन किया था। देन इन्होंने समाज का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज़, फंक्शनल थियरी दी है, प्रकार्यवाद की अवधारणा दी है, एनोमी थियरी या फिर आप इसको कह सकते हैं आदर्शहीनता की सिद्धांत, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या फिर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये सब इनके थियरीज़ हैं गाइस। बहुत सारी थियरीज़ इन्होंने समाजशास्त्र में दी हैं। सो आज हम इनकी 2-3 थियरी को देखने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इनकी जो फर्स्ट थ्योरी है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी या फिर समाज में श्रम विभाजन। सो गाइस, मैंने इस डायग्राम से आपको पूरा जो डिवीज़न ऑफ लेबर का थ्योरी है वो डिफ़ाइन कर दिया है कि कैसे कैसे डिवीज़न ऑफ लेबर हमारा स्टार्ट होता है और उसके कितने पार्ट्स बनते हैं। दैन उन पार्ट्स में किस किस लॉ को हम देखते हैं। सो गाइस, देखेंगे कि हमारा जो डिवीज़न ऑफ लेबर या फिर समाज में श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दिया है वो इन्होंने अपनी बुक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दिया है। दिस बुक इज़ फर्स्ट बुक ऑफ डर्कहाइम एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक फॉर एवरी एग्ज़ाम। एग्ज़ाम्स में बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो गाइस, ध्यान रखेंगे कि हमारा जो इमैनुएल डर्कहाइम है उनकी ये सबसे पहली बुक है और उन्होंने इस थियरी को सबसे पहले दिया था। और याद रखेंगे कि इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी की जो थियरी है वो एडम स्मिथ जो थे हमारे, वो एक इकोनॉमिक्स हैं। सो उनसे इन्होंने ये थियरी को लिया था। उन्होंने अपने इकोनॉमी में डिवीज़न ऑफ लेबर की बात कही थी एंड डर्कहाइम ने हमारे उस थियरी को लेके सोसाइटी में अप्लाई किया और वो हमारा समाज में श्रम विभाजन कहलाया।
सो गाइस, इमानुएल खान कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी या फिर समाज में श्रम विभाजन में यांत्रिकी और सावयवी एकता का उल्लेख किया गया है। दुर्खीम यह मानते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार समाज के अस्तित्व से संबंधित किसी नैतिकता की पूर्ति करता है। जब समाज के सदस्यों की संख्या और उनके पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है तो समाज में श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। नए नए व्यावसायिक एवं सामाजिक समूह जन्म लेते हैं। इन विभिन्न समूहों के बीच एकता उत्पन्न करना समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एकता के अभाव में समाज में व्यवस्था और असंतुलन नहीं हो सकता। सो गाइस, देखते हैं हम। देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे हुआ। डिवीज़न ऑफ लेबर वो कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या के बढ़ने से समाज में श्रम विभाजन का स्टार्ट हो गया। गाइस, देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में जनसंख्या कम थी तो क्या होता था कि वहाँ पर समाज में इतना ज़्यादा श्रम विभाजन बिल्कुल भी नहीं था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि होती गई और लोग बाग जो हैं उनको उत्पादन के जो साधन थे, उत्पादन का ज़्यादा बड़े रूप में वो देखने लगे अपने उत्पादन को। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे फैक्ट्रीज़ लगने लगी और श्रम विभाजन जो है स्टार्टिंग जो हुई थी हमारी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो ध्यान रखेंगे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या के बढ़ने से समाज में श्रम विभाजन होता है। गाइस, एक पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे कि दुर्खीम ने वैवाहिक एकता एवं स्त्री पुरुष की एकता को भी श्रम विभाजन के द्वारा समझने का प्रयत्न किया है। दुर्खीम कहते हैं कि लैंगिक श्रम विभाजन ही स्त्री पुरुष की एकता का प्रमुख स्रोत है। इन दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। स्त्रियों का कार्य रोगात्मक क्षेत्र में एवं पुरुषों का बौद्धिक क्षेत्र में। श्रम विभाजन इन दोनों को परस्पर जोड़ता है। दुर्खीम का मत है कि श्रम विभाजन का कार्य केवल यही नहीं है कि समाज के कार्य होते रहें या उनकी कुशलता और परिणाम में वृद्धि हो, वरन इसका प्रमुख कार्य तो समाज में एकता उत्पन्न करना है। गाइस, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिडेरिटी की वो बात करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर में, और वो कहते हैं कि हमारी जो एकता है वो हम सोसाइटी में 2 टाइप से देख सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट देखेंगे हम मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड सेकंड है आपका ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी या फिर यांत्रिक एकता जो पाई जाती है वो आपका एंशियंट टाइम में पाई जाती है। एंशियंट टाइम में याद रखेंगे कि आपकी यांत्रिक या फिर मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को हम देखते हैं। गाइस, हम याद रखेंगे कि हमारी जो एकता होती थी प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में जो एकता होती थी हमारी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी या फिर यांत्रिक एकता, हम वहाँ पर देखते हैं। यांत्रिक एकता कैसे कहा है इसको, जिस प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई यंत्र है उसमें सारे के सारे पार्ट्स, एग्जाम्पल हमने फ़ैन ले लिया, एक फ़ैन है उसमें उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो है, उसका मोटर है, पेंच है, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और फिर एक फंक्शन बना के वो फ़ैन जो है वो चलता है। इसी प्रकार से जो आपका मैकेनिकल सॉलिडेरिटी होता था वहाँ पर लोग एकात्मक रूप से रहते थे, बहुत एक तरीके से कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी थी वो। देन हम आते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। मॉडर्न सोसाइटी में आपका देखेंगे हम। गाइस, जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है वो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलती है। मॉडर्न सोसाइटी में ध्यान रखेंगे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी या फिर सावयविक एकता। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक उन्होंने बताया है कि जो सावयवी एकता या फिर ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो है वो एक शारीरिक एकता के समान है। जिस प्रकार से शरीर का निर्माण होता है बहुत सारे अंगों से, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, नाक है, मस्तिष्क है। ये सभी के सभी अंग आपस में मिलकर शरीर को हमारे चलाते हैं।
तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार आधुनिक समाजों में भी इसी प्रकार की एकता पाई जाती है। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है, जिन्हें पूरा करने के लिए समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण आवश्यक हो जाता है। अब गाइस देखेंगे कि जो हमारा आधुनिक समाज है उसमें जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर श्रम विभाजन और विशेषीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है कि जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और एक परिवार में 10 लोग हैं, तो एक ही व्यक्ति पर कार्यभार नहीं सौंपा जाता है। आर्थिक रूप से बहुत सारे जो आपस में लोग हैं वो कोऑर्डिनेशन करके जॉब करते हैं, तो क्या होता है कि सभी अर्निंग करते हैं और किसी पर जोर भी नहीं पड़ता है। देन वो लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके अच्छे से अपना परिवार को चलाते हैं। और विशेषीकरण गाइस इसलिए देखा जाता है क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति की एक अपनी स्किल होती है, एक अपनी एबिलिटी होती है। सो उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको उसकी स्पेशलाइजेशन के थ्रू उसको काम दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या फिर सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर वाले का काम जो है मैकेनिकल इंजीनियर वाला नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति की इंडिविजुअल में एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है कि ये काम ये ही व्यक्ति करता है, इसको ही आता है। सो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। अब आपने देखा ही होगा कि बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए स्पेशल व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसको वो मशीन चलानी आती है। सो गाइज ये सब जो है हमारा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। सो यहाँ पर दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण में एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य सौंपा जाता है। इसमें व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि वह समाज के किसी एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करता है। क्योंकि एक व्यक्ति एक प्रकार का कार्य ही करता, जिस प्रकार से एक मानव शरीर में हृदय का काम हृदय ही करता है, मस्तिष्क का काम मस्तिष्क ही करता है, सो उस प्रकार से हमारे समाज में जो स्पेशलाइजेशन हुआ है, सो जो स्पेशल व्यक्ति जो है उस काम को करने के लिए वो व्यक्ति ही उस काम को करता है। सो यहाँ पर दुर्खीम कहते हैं कि जब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्पेशलाइजेशन के थ्रू काम करता है तो क्या होता है कि एक दूसरे के कार्यों के लिए अन्य व्यक्ति को दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता जो है सहयोग और एकता को जन्म देती है, जिसे कि दुर्खीम ने सावयवी एकता कहा है। सो गाइस देखते हैं यहाँ पे कि दोनों ही समाजों में जो है एकता हमने देखी है, तो वहाँ पर क्या है कि अलग अलग प्रकार के कानून या फिर लॉज जो हैं मिलते थे देखने को। सो यहाँ पर जो हमारा है मैकेनिकल सॉलिडरिटी या फिर यांत्रिक एकता, वहाँ पर हमारा रेप्रेसिव लॉ या फिर दमनकारी कानून। रेप्रेस यानी कि लोगों को दमन करना, उनका कुचलना, उनको मतलब पीड़ा पहुँचाना। सो पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में आपने देखा होगा कि इसी टाइप के हमारे कानून हुआ करते थे। जैसे कि जो हमारा मैकेनिकल का टाइम था या फिर मैकेनिकल सॉलिडरिटी का टाइम था, वहाँ पर रेप्रेसिव लॉ या दमनकारी कानून की व्यवस्था थी। वहाँ पर क्या होता था गाइस के लोगों को दंड दिया जाता था, सार्वजनिक कानून होते थे। एग्जाम्पल के किसी ने कुछ काम किया है गलत या कुछ अपराध कर दिया है तो उसके लिए उसको कष्ट दिया जाता था, उसको हानि पहुंचाई जाती थी, उसकी हत्या भी कर दी जाती थी। सो एक तरीके से ओपन जो होता है ओपन लॉ था और दमन कुचलने का एक ऐसा कानून था उस टाइम पे। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आता है। इसमें हम देखते हैं कि रेस्टिट्यूटिव लॉ। सो रेस्टिट्यूटिव लॉ क्या है, जो आजकल के हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं। आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक जो प्रक्रिया होती है तो वो आज के टाइम में हमारी होती है। गाइज अगर आपने देखा भी होगा कि अगर कोई क्राइम करता है तो ये नहीं है कि क्राइम करने के बाद उसको गलत तरीके से उसके साथ किया जाए। जैसे कि एंशियंट टाइम में होता था कि किसी ने हत्या की है या किसी ने कुछ अपराध किया है तो उसको भी ऐसे ही सज़ा दी जाए,
लेकिन आज के टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा, तो आजकल के टाइम में क्या होता है कि लंबा प्रोसेस होता है। मानव की जो है जीवन को एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो जो ये वाली हमारे रेस्टिट्यूटिव या फिर प्रतिकारी कानून जो होते हैं, इनमें क्या होता है गाइस कि व्यवसायिक कानून है ना, दीवानी कानून हो गए, संवैधानिक या प्रशासनिक कानून होते हैं इनके अंदर। सो प्लीज़ आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी कि प्लीज़ कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैकेनिकल सॉलिडरिटी में आपका रेप्रेसिव लॉ आता है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में आपका रेस्टिट्यूटिव लॉ आता है। सो गाइज, अगर हमसे कोई पूछे या फिर एग्ज़ाम्स में आता है कि आपका जो डिवीज़न ऑफ लेबर है सोसाइटी में, उसका रीज़न क्या था, उसका क्या कारण रहा है, सो ध्यान रखेंगे कि उसका मेन जो रीज़न है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या वृद्धि। सो ध्यान रखेंगे कि जो हमारे दुर्खिम हैं उन्होंने जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि को समाज में श्रम विभाजन का प्रथम और प्रमुख कारक माना है। सो गाइस, देखते हैं कि हमारे समाज में श्रम विभाजन के क्या क्या परिणाम हुए हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। सो देखते हैं गाइस कि सबसे पहला जो डर्कहाइम ने बताया है वो परिणाम बताया है फंक्शनल इंडिपेंडेंस एंड स्पेशलाइजेशन, प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण। सो गाइस, डर्कहाइम बताते हैं कि श्रम विभाजन का एक परिणाम ये होता है कि कार्यों में विभाजन के साथ साथ कार्य करने की स्वतंत्रता और गतिशीलता में वृद्धि होती जाती है। इससे कार्यों के परिवर्तन के अवसर भी बढ़ जाते हैं। श्रम विभाजन में व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विशिष्ट कार्य में लगा देता है। इन क्षमताओं का उपयोग होने से वे दिनों दिन परिष्कृत होते जाते हैं। श्रम विभाजन का एक परिणाम यह भी होता है कि व्यक्तियों के कार्य उनके शारीरिक लक्षणों से स्वतंत्र हो जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि कार्यों की परिवर्तनशीलता भी बढ़ जाती है। सो देखा जाए तो प्रकार्य का संरचना से स्वतंत्र होना, उनका गतिशील होना और विशिष्ट होना प्रगति की निशानी है। प्रकार्यात्मक जटिलता में ही प्रगति का रहस्य है, उन्होंने ये बोला था। सो गाइस, ध्यान रखेंगे कि हमारे इमानुएल डर्कहाइम जो है वो एक प्रकार्यवादी थिंकर है या फिर फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं, जो कि सोसाइटी में कभी भी नेगेटिविटी को नहीं देखते हैं। वो लोग जो भी कुछ सोसाइटी में हो रहा है वो पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी सोसाइटी में हो रहा है वो अच्छे के लिए ही होगा। सो गाइस, सेकंड बताया था डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास। दुर्खिम कहते हैं कि हमारे समाज में जो सभ्यता का जन्म हुआ है, सभ्यता का जो विकास हुआ है वो डिवीज़न ऑफ लेबर या फिर समाज में श्रम विभाजन के कारण से ही हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे दुर्खिम कहते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता गया और श्रम विभाजन के बढ़ने से हमारे समाज में सभ्यता का भी विकास होने लगा। सो वो कहते हैं कि जो श्रम विभाजन हुआ है, श्रम विभाजन का जो कार्य था वो सभ्यता का विकास करना नहीं था, परंतु क्या हुआ कि जब धीरे धीरे हमारा जनसंख्या वृद्धि होता चला गया तो अपने आप ही सभ्यता का विकास होता चला गया, बिकॉज स्पेशलाइजेशन आ गया एंड लोगों की इम्पोर्टेंस बढ़ी और अब लोगों के पास धीरे धीरे मनी की भी कमी नहीं थी। सो अपने आप को सिविलाइज करते चले गए। सो गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर है उसमें 3 टाइप्स बताए गए हैं। एक आपका आता है एनॉमी डिवीज़न ऑफ लेबर या फिर आदर्शहीन श्रम विभाजन। सेकंड है फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर या फिर ब्लास्ट श्रम विभाजन। थर्ड आपका आता है इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एक्टिविटी और पुअरली कोऑर्डिनेशन, व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। गाइज, वो कहते हैं कि क्या होता है कि एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर, कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर ऐसे होते हैं जो हमारे एक एनॉमिक होते हैं, यानी कि उसमें व्यक्ति जो है वो आदर्शहीन हो जाता है। सेकंड आता है आपका फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या होता है गाइस कि वहाँ पर एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक इंडिया में क्या होता था कि एंशिएंट टाइम में हमारे जो वर्ण बने हुए थे
जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो सभी को अपना अपना काम दिया हुआ था। सो उनको वो काम अच्छा भी नहीं लगता था, देन तब भी करते थे। सो फोर्स डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या होता है कि जब आपको फोर्सली वो काम करना पड़ता है। देन आपका नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एक्टिविटी और पुअरली कोऑर्डिनेटर। सो गाइज कभी कभी होता है कि इंडिविजुअल एक्टिविटी जो हम डेली एक्टिविटी करते रहते हैं, देन उससे हम खुद ही प्रभावित हो जाते हैं और फिर हम अच्छे से जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं, बट हमें वो काम करना पड़ता है। सो गाइज टुडे वी हैव completed the division of labor in society theory of Immanuel Durkheim. So guys, if you like my videos, so then please like, share and subscribe my channel. So thank you so much guys for watching my video. So guys, we will focus on this. See dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys, you can achieve your goals, just hard work continuously. So thank you so much everyone.